अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की जगह अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इसके पीछे की सोच किसी को डमी सीएम बनाकर सत्ता की चाबी अपने पास रखने और चुनाव के लिए लोक लुभावन फैसले करने की है। लेकिन सामने एलजी है जो आसानी से केजरीवाल की मुराद पूरी होने देंगे, ऐसा लगता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर केजरीवाल को लेने के देने पड़ सकते हैं। केजरीवाल ने अपना दूसरा दांव नवंबर में चुनाव कराने की मांग के रूप में चला। वजह ये कि उनके इस्तीफे से उपजी सहानुभूति का फायदा आम आदमी पार्टी को पूरी तरह मिले। लेकिन केजरीवाल का दोनों ही दांव उल्टा पड़ सकता है। अगर केजरीवाल जल्द विधानसभा चुनाव चाहते हैं तो उन्हें विधानसभा भंग कर देनी चाहिए। आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग क्यों नहीं किया? दिल्ली विधानसभा को भंग न करने के पीछे एक बड़ी वजह है कि दिल्ली में चुनाव को लेकर समय तय करना दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2025 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव करा जाने की संभावना है। केजरीवाल ने मांग की कि दिल्ली में नवंबर में महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएं। दिल्ली में समय पूर्व चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इसके कारण बताने पड़ सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव कब कराना है, इस संबंध में अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। भारतीय संविधान के साथ साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के जानकारों का कहना है कि दिल्ली सरकार के निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बताना पड़ सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी के समय से पहले चुनाव क्यों कराए जाएं। लेकिन इस संबंध में अंतिम निर्णय आयोग ही लेगा। कानूनी रूप से निर्वाचन आयोग के पास दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव कराने की शक्ति है, लेकिन पिछले मौकों पर दिल्ली में अलग से चुनाव हुए थे। निर्वाचन आयोग के पास महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव एक साथ कराने का कोई कारण होना चाहिए। केजरीवाल के विधानसभा भंग न करने की बड़ी वजह चुनाव से जुड़े लोक लुभावन फैसले भी हो सकते हैं। यदि केजरीवाल विधानसभा भंग करते हैं तो दिल्ली पर केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण होगा। ऐसे में अगर दिसंबर में चुनाव नहीं होते हैं तो लंबे समय तक दिल्ली के शासन की बागडोर एलजी के हाथ में रहेगी। इससे केजरीवाल चुनाव से जुड़े लोक लुभावन फैसले नहीं ले पाएंगे। केजरीवाल सरकार ने बजट में दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन खुद के गिरफ्तार होने के पहले इस योजना को वो लागू नहीं कर पाए। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि नया सीएम मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना को लागू करने से जुड़ा फैसला करे। इस योजना से दिल्ली की 50 लाख महिलाओं को फायदा मिलने का अनुमान है। दरअसल इसी तरह का वाकया गुजरात में भी हुआ था। गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे थे। बीजेपी की गोवा कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देने को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि आडवाणी इसके पक्ष में नहीं थे। बाद में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जुलाई में गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसके बावजूद भी समय से पहले चुनाव नहीं हुए। उस समय चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कमान जीएम लिंगदोह के पास हुआ करती थी। लिंगदोह ने समय पूर्व विधानसभा भंग होने के बावजूद तय समय पर ही चुनाव कराने का फैसला किया था। चुनाव आयोग ने दिसंबर 2002 में विधानसभा चुनाव कराया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची को जनवरी में अपडेट किया जाएगा। इसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी है। इसलिए निर्वाचन आयोग दिल्ली में तय योजना के मुताबिक चुनाव कराने का फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भयान की बेंच ने जमानत दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सीबीआई ने नियमों के तहत ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने न सिर्फ सीबीआई को फटकार लगाई बल्कि उसे तोते में बंद तोता तक कह डाला। उज्जवल भुइयां की इस टिप्पणी को आम आदमी पार्टी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उसके लिए जस्टिस सूर्यकांत के फैसले का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी को इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अपराधी की तरह ट्वीट करते हुए सीएम के तौर पर काम करने से रोक दिया है। इसके कारण केजरीवाल को मजबूरी में सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान करना पड़ा। अब देश के उपराष्ट्रपति ने जस्टिस उज्जवल भुइयां को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां मुश्किल हालातों में काम करते हैं। इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना उनके मनोबल को गिराने वाला हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी को भी देश के अहम संस्थानों के बारे में टिप्पणी करने को लेकर सचेत रहना चाहिए। ये संस्थाएं कठिन माहौल में कानून के अंतर्गत काम करती हैं। इन संस्थाओं को हर तरह की गड़बड़ियों पर नजर रखनी होती है। उन्होंने मुंबई में एक आयोजन के दौरान ये बात कही।
जगदीप धनखड़ का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि केजरीवाल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी की थी। बेंच में शामिल जज ने कहा था कि सीबीआई को किसी भी दबाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए, उसे अपने पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर निकलना चाहिए। भुइयां ने कहा था कि एजेंसी को पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर निकलना चाहिए। इसी टिप्पणी पर बिना किसी का नाम लिए ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्थाओं पर टिप्पणी करने से उनका मनोबल गिर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सभी अंग मिलकर काम करते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को उनके सारे अधिकार मिल सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी संस्थाओं को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए साथ मिलकर काम करना होता है। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को हवा नहीं देनी चाहिए। ऐसी कोई भी टिप्पणी संस्थाओं के मनोबल को कमजोर कर सकती है जो उनके कामकाज पर विपरीत बात करती हो। उन्होंने संस्थानों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों की बात कही। जगदीप धनखड़ ने कहा कि इन संस्थानों को कठिन माहौल और दबाव में काम करना होता है, इसलिए ऐसी कोई भी विपरीत टिप्पणी उनका मनोबल गिराती है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी टिप्पणियां एक अलग धारणा बनाती है, इससे संस्थाओं को नुकसान होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली सरकार के कामकाज की खोज खबर ली और कैबिनेट मीटिंग के बारे में तीखे सवाल पूछे, केजरीवाल की सरकार में खलबली मच गई। वजह यह कि केजरीवाल की सरकार में फैसले कैबिनेट मीटिंग से ज्यादा कैबिनेट नोट के सहारे किए जाते हैं। मतलब कि मीटिंग न चर्चा, न बहस, न प्रेजेंटेशन, फैसला झटपट कर लिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में ज्यादातर कैबिनेट के फैसले बिना मीटिंग के हो रहे। पिछले 2.5 साल में ज्यादातर कैबिनेट के फैसले मंत्री परिषद की बैठकों में चर्चा करके नहीं, बल्कि मंत्रियों के बीच कैबिनेट नोट्स भेजकर लिए गए। सूत्रों का दावा है कि 2022 में जहां 17 फैसले कैबिनेट नोट्स के जरिए लिए गए, वहीं कैबिनेट की बैठकों में सिर्फ 21 फैसलों पर मुहर लगी। 2023 में तो यह आंकड़ा घटकर मात्र 5 रह गया। वहीं कैबिनेट नोट्स के जरिए 29 फैसले लिए गए। 2024 में भी अब तक 15 फैसले इसी तरीके से लिए जा चुके हैं, जबकि मंत्री परिषद की बैठक में सिर्फ 6 फैसले हुए हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स, नई अदालत का निर्माण और सौर ऊर्जा जैसी नीतियों पर लंबे समय से विचार चल रहा था। मंत्री परिषद से पहले ही इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने संबंध में कहा कि कैबिनेट नोट्स के जरिए फैसले लेने से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आती है और नीतियों को जल्दी लागू किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसी नीतियां जिन पर पूरी तरह स्पष्टता हो और जिन्हें लागू किया जाना तय हो, उनके लिए बैठकें करने की जरूरत नहीं होती। अगर केजरीवाल चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो तो उनको कैबिनेट बुलानी चाहिए। उसमें यह तय करना चाहिए कि हम राज्यपाल के पास इस संबंध में प्रस्ताव भेजेंगे और जल्द से जल्द चुनाव कराने की अपील करेंगे। वो इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हैं, संविधान पढ़ा हुआ है। अगर केजरीवाल चाहते हैं कि जल्द चुनाव हो तो उन्हें नाटक करने की बजाय ये कदम उठाना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास असाधारण शक्तियां हैं। अगर केजरीवाल चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो तो उन्हें ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसके पहले केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने पर रोक लगी, जिस पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ऐसी शर्तें पहले किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट को भी डर है कि अरविंद केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत और रिहाई के साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इस बात पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि नैतिकता से अरविंद केजरीवाल का कोई संबंध ही नहीं है। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। उन्हें जेल में रहते हुए ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब इस्तीफे का ऐलान नौटंकी की तरह लग रहा है। इस्तीफे का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने अपने हिसाब से मास्टर स्ट्रोक चल दिया। कोशिश चुनावी मौसम में सहानुभूति हासिल करने की है, लेकिन केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ इसी प्रकार की कवायद आम आदमी पार्टी कर चुकी है और तब केजरीवाल जेल में थे। सुनीता केजरीवाल ने पार्टी और प्रचार की कमान संभाल रखी थी और नैरेटिव सेट किया गया था। एक ईमानदार और झूठे केस में ईमानदार व्यक्ति को फंसाया गया। यह अलग बात है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का वो दांव लोकसभा चुनाव में ज्यादा काम नहीं आ पाया और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया
इंडी गठबंधन की करारी हार हुई। अब भी गेम वही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन साथ में कई बंदिशें लगा दी हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने वैध बताते हुए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और ऐसे समय में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के हाथ कुछ नहीं लगा। सीएम के रूप में काम करने पर पाबंदी लग से असल में इस्तीफे के ऐलान के पीछे केजरीवाल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुर्सी का कोई लालच नहीं, यानी एक बार फिर कट्टर ईमानदार वाले नैरेटिव पर जबरदस्त तरीके से खेलने की कोशिश होगी। वैसे इस प्रकार के दांव चलने का अरविंद केजरीवाल को एक अच्छा खासा अनुभव है। आम आदमी पार्टी इस समय ये भी मानकर चल रही है कि दिल्ली की जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी दूसरी अदालत का फैसला उतना मायने नहीं रखता जितना अरविंद केजरीवाल की निजी लोकप्रियता निर्णायक साबित हो सकती है। राजनीति के लिहाज से अदालत से ज्यादा जनता के सामने निर्दोष साबित होना जरूरी है। पार्टी को लगता है कि केजरीवाल का इस्तीफा उस राह पर कुछ आसानी पैदा कर सकता है। इस समय आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में इस बात को भी मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का काम कर दिया, यानी सर्वोच्च अदालत से राहत मिलने के बाद भी अब केजरीवाल ने कुर्सी से फैसले छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वे जनता के दरबार में खुद को निर्दोष साबित करना चाहते थे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से बीजेपी भी काफी कुछ हासिल कर सकती है। अगर बात नैरेटिव सेट करने की है तो बीजेपी के पास भी अब बड़ा मौका आ चुका है। असल में बीजेपी को ये भी मौका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही मिला। असल में जमानत वाली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहते वक्त ना तो अपने सरकारी दफ्तर में जा पाएंगे और ना ही किसी भी सरकारी कागजात पर साइन ही कर पाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री वाले कोई भी काम वे नहीं कर पाएंगे। जानकार भी ये मानते हैं कि बहुत बड़ा कारण है कि अचानक से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला किया। ऐसे में भाजपा इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकती है। तर्क दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सामान्य अपराधी की तरह अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जमानत मिली है और मामले में क्लीन चिट नहीं। इसके ऊपर बीजेपी के लिए यह दिखाना काफी आसान रहेगा। अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है, इसका मतलब ही यही है कि दाल में कुछ काला है। पार्टी तो पहले से ही कह रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काफी भ्रष्टाचार किया है, हर क्षेत्र में हुए घोटाले। अब जब केजरीवाल ही सीएम कुर्सी छोड़ देंगे तो बीजेपी आसानी से उससे इसे जोड़ देगी। और इस समय आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ जल संकट की वजह से कई इलाकों में पानी की कमी देखने को मिली है, तो दूसरी तरफ पानी की निकासी न होने की वजह से राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में मासूम छात्रों की मौत हो गई। ऐसे में जिस गुड गवर्नेंस का दावा केजरीवाल सरकार करती है, उसको एक धक्का लगा और बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे को इससे जोड़कर देख रही है। अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर एक नया सीएम तो चुन लेंगे, लेकिन उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो लालू प्रसाद यादव की तरह एक डमी सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने तो इसे सोनिया मॉडल भी नाम दिया है। सीएम कोई भी बन जाए, सत्ता की चाबी केजरीवाल अपने हाथ में ही रखने वाले हैं। इसके ऊपर केजरीवाल ने इतनी मेहनत से जो ईमानदार नेता वाली छवि बनाई है, अगर लालू यादव से उसे जोड़कर देखा जाएगा, ये भी उनकी राजनीति के लिए मुफीद नहीं और बीजेपी ये बात समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने सभी को हैरान करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब बारी नए सीएम की तलाश की है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। लेकिन इस बैठक से पहले केजरीवाल ने राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया के साथ बैठक की। असल में सीएम के नाम का फैसला इस बैठक में किया गया। आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक महज एक खाना पूर्ति थी, जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि वैसे तो आतिशी मरलेना, गोपाल राय, सुनीता केजरीवाल, राघव चड्ढा, इमरान हुसैन जैसे कई नामों की चर्चा है, लेकिन असल में केजरीवाल दो नामों पर ही विचार कर रहे हैं। उनमें से एक सुनीता केजरीवाल है और दूसरा राघव चड्ढा का। सिसोदिया और चड्ढा के साथ बैठक में इन दोनों नामों में से एक पर फैसला नहीं हो सका। अब केजरीवाल को ही तय करना है कि दिल्ली का सीएम राघव चड्ढा बनेंगे या फिर सुनीता केजरीवाल। माना यह जा रहा है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को ही कमान देने के मूड में हैं। ऐसा करने से ना तो उन्हें सीएम हाउस खाली करना होगा और ना ही वैसी मुसीबत सामने आएगी जैसी हेमंत सोरेन के सामने आई। जानकारों का कहना है कि सीएम चाहे जो बने, लेकिन सत्ता केजरीवाल के हाथों ही रहेगी। सीएम बस कठपुतली की तरह केजरीवाल के इशारों पर काम करेगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो और मनीष सिसोदिया क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं।
उन्होंने कहा कि यदि लोगों को लगता है कि वो ईमानदार हैं तो उन्हें अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट देना चाहिए, अन्यथा नहीं। मतलब कि अब तक दूसरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले को खुद जनता से सर्टिफिकेट चाहिए। अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को सर्टिफिकेट देती है या नहीं, कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल की कलाबाजियों से काफी हद तक तंग आ चुकी है। केजरीवाल की वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सीएम बनने की रेस में आतिशी मरलेना भी है, लेकिन बीजेपी मानहानि केस में वे जमानत पर हैं। सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए आश्चर्यजनक उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय का भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी ने 2020 में दिल्ली दंगों के बाद से समुदाय के बीच पार्टी का समर्थन कम हुआ है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन वो चकित करने वाला चेहरा हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल 15 दिन में अपना बंगला छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिनोवेशन के नाम पर 52 करोड़ रुपए का बंगला बनवाने को लेकर केजरीवाल की काफी फजीहत हो चुकी है। केजरीवाल चाहते हैं कि इस मौके पर वे इस दाग को भी अपने ऊपर से धो डालें। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि चुनाव इसी साल अक्टूबर और नवंबर में हों।